सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है काफी लेंथी है और लेंथी तो है लेकिन उसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमें थॉरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस वजह से चैप्टर जो है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट ये चल रहा है। थर्ड पार्ट में हम लोग इंडिया की जो सारी सॉइल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में इसको कवर करने जा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने आज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से कुछ नई नई चीजें ऐड ऑन करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसको तो हम वहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, सारी चीजें एक बार रिकैप करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी उस पर ज्यादा ग्रिप बनेगी, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स किसी भी कंट्री का इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, किसी भी कंट्री का कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेजर होता है कि उस अगर वो किसी एक बंदे के पास पहुंच जाए तो सिर्फ वो एक बंदा क्या करेगा, पूरी दुनिया में या पूरे कंट्री में जिस कंट्री का वो बंदा है उस पर राज कर सकता है। तो मिनरल्स या फिर रिसोर्स, ठीक है, एक ऐसी चीज होती है जिसको मतलब सभी में बांटने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो चीज एक इंसान के पास रहेगा तो फिर वो उसके साथ दूसरे इंसानों के साथ क्या होगा, वो अन्याय होगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए, क्योंकि जस्टिस आपने सुना है ना, जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, तो जस्टिस दिलाने के लिए सबको सभी चीजों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इनको रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ अप्रोच बनाते हैं, कुछ स्कीम्स बनाते हैं। गवर्नमेंट कुछ अपने इनिशिएटिव लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने इनिशिएटिव लेके आती है, ठीक है, कंपनीज कुछ अपने इनिशिएटिव लेके आती है। तो उन सबको हम लोग क्या करना है, टाइम बाय टाइम डिस्कस करते जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग में आपको कुछ दे रखा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग मतलब होता क्या है। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें कोई भी रिसोर्स मिला, अब उसकी हमें प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब पहले मैंने क्या बोला कि हमें कोई रिसोर्स मिला, ठीक है, तो उस रिसोर्स को मिलने के बाद हमें उसकी प्लानिंग उसके बाद में होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो हमें रिसोर्स मिला कैसे, ठीक है। तो उस रिसोर्स को मिलने के पीछे काफी सारी चीजें होंगी। कौन सी चीजें होंगी, सबसे पहले वहां पे किसी उस जगह पर जाकर क्या किया गया होगा, सर्वे किया गया होगा। सर्वे मतलब कि अगर आप जैसे जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे घरों में आते हैं, जो कुछ आपने देखा होगा कभी कभी कुछ वर्कर्स आते हैं, जेंट्स वर्कर्स आते हैं, फीमेल्स वर्कर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं, जनगणना लेते हैं या फिर और ऐसी चीजें पूछते हैं कि आपका घर कितना है, कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, आपके घर में क्या क्या है, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल चीजें होती है जो हमारे घर के द्वारा की जाती हैं, बेसिकली एक डाटा प्रोवाइड करती हैं। और ये जो डाटा होता है वो हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो बिग मिनिस्ट्री में रखी जाती हैं, उनके पास होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का एक चीज होती है, जब हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सर्वे। सर्वे मतलब अगर आप उस कंट्री के पास रह रहे हो, आप उसी एरिया के पास रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको कैसे कैसे रिसोर्स, आपको कैसे कैसे चीजें देखने को मिलती हैं, कौन सा मिनरल देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका हम पहले सर्वे करते हैं, वहां पे जाके हम देखेंगे कि वहां पे कैसी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। लोग जो है वो कैसी अगर जहाँ पे जो मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसी चीज का वहां पे प्रोडक्शन होगा। मतलब अगर मान लो कहीं पे लोहा किसी भी इंसान को, मतलब जैसे किसी भी कंट्री की किसी भी जगह में जहाँ पे लोहा जो है वो बेसिकली हाई मात्रा में मिल रहा है, ठीक है, तो वहां के जो आसपास का जो एरिया होगा बेसिकली वो क्या कर रहा होगा, या तो वो लोहे की कुछ चीजें बना रहा होगा या फिर वो स्टील की कुछ चीजें बना रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर लोहे के अंदर हम 2% कार्बन ऐड कर देते तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। और स्टील की कुछ डिफरेंट क्वालिटी है और आयरन की कुछ डिफरेंट क्वालिटी है, ठीक है। तो उसी तरीके के कुछ सर्वे किए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद की जाती है वहां की मैपिंग, कि कितने एरिया में बेसिकली कितने एरिया में वो मिनरल हमें मिल रहा है। मैपिंग करने के बाद जब सर्वे किया गया, मैपिंग किया गया, उसके माइंड मैप्स बनाए गए, उसके फ्लो चार्ट्स बनाए गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब अब ठीक है, हमें पता लगे कि हाँ इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें ये मिनरल रिसोर्स मिलने वाला है, ये रिसोर्स मिलने वाला है। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे उसके एस्टिमेशन, कि चलो ठीक है हमें पता है कि वहां पे इतनी चीजें मिलने वाली है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहां पे बेसिकली मिलने क्या वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन किस चीज का, उसकी क्वांटिटी का, उसकी क्वालिटी का, और सबसे पहली बात कि उसका जो फिजिकल नेचर क्या है, उसके केमिकल नेचर क्या है, उसके बारे तो हमें पता चलेगा कि रिसोर्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर में क्या पता है मैपिंग सर्विंग, सेकंड नंबर में क्या होता है कि उसके एस्टिमेशन किया जाता है। एस्टिमेशन मतलब
उसका क्वालिटेटिवली एस्टिमेशन, सबसे पहले होता है क्वालिटेटिवली एस्टिमेशन, मतलब जो चीज जो रिसोर्स हमें मिला है वो क्वालिटेटिव वाइज मतलब उसकी गुणवत्ता क्या है, किस मतलब उसको हम किस आगे जाके किस कैटेगरी में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर वो पहले से इंप्रूव्ड है या फिर वो हाईली इंप्रूव्ड है, हम उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब हम गोल्ड लेते हैं तो 24 कैरेट का गोल्ड कहीं भी ज्वेलरी में 24 कैरेट का गोल्ड कहीं भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें कॉपर या फिर सिल्वर ऐड किया जाता है कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके की क्वालिटी एस्टिमेशन होता है। उसके बाद होता है क्वांटिटी एस्टिमेशन, कि वहां पे कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, कि मतलब वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में है या फिर इतने बहुत थोड़े से अमाउंट में है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड चीज आती है, फिर वो होती है नेशन वाइड। उसके बाद अप्रोच बनाया जाता है बेसिकली, और वो अप्रोच ऐसा अप्रोच होता है ना जिसमें पूरे नेशन को जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज मिले तो हमसे उस पर्टिकुलर एरिया का वो चीज देंगे। जैसे किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर से कॉपर, राजस्थान में अगर देखिए खेतड़ी जो माइंस है, राजस्थान की जो खेतड़ी माइंस है वो किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है। तो हम उसका नेशन वाइड अप्रोच देख के चलते हैं कि हमें राजस्थान को नहीं प्रोवाइड करना है, हमें पूरे इंडिया को लेकर चलना है। उसके बाद क्या बनती है, पूरी नेशन वाइड अप्रोच बनाई जाती है कि हाँ हमें उसको प्लानिंग इस तरीके से करना है, हम उसको ऐसे इस तरीके से देखना है और उस तरीके को हम इस तरीके से हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम लोग रिसोर्स प्लानिंग देख चुके हैं ऑलमोस्ट। अब सेकंड चीज पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि देखो एक बात सुनो मेरी, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। मैंने आपको बताया कि रिसोर्स ऐसे से मिलता है, ऐसे हम लोग ढूंढते हैं, उसको ढूंढने के बाद मैपिंग वगैरह करते हैं, फिर उसको एस्टिमेशन देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज उसका तुम क्या करते हैं, नेशन वाइड अप्रोच बनाते हैं। फिर मेरे को एक बात बताओ कि क्या ऐसी भी कोई कंट्री या कोई ऐसी भी जगह हो सकती है कि वहां पे मतलब रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब अनडेफिनिट और वी कैन से इन्फिनिट अप्रोच है, ठीक है। इन्फिनिट अप्रोच नहीं, इन्फिनिट रिसोर्स है, लेकिन वो एरिया अभी भी कह सकते हैं वो अंडर डेवलप्ड है, वो एरिया अभी भी अनडिस्कवर्ड है, वो एरिया अभी भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो एरिया अभी भी किसी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, उस एरिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, उस एरिया में अभी भी ये नहीं पता कि बेसिकली इस चीज के लिए ये दवाई होती है, उस एरिया में ना प्रॉपर डॉक्टर है, उस एरिया में ना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, उस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप लोगों को पता है कि इस एरिया में रिसोर्स है बट विद द सेम थिंग, रिसोर्स है बट उस एरिया में क्या है, गरीबी है, ठीक है, और क्या है, वो अप्रोच नहीं यूज की जा रही है। ऐसे कोई एरिया बताओ मेरे को फटाफट से, बोलो जल्दी। आई एम काउंटिंग टिल 5 1 2 3 3.5 4 4.5 5। लेट मी टेल यू नाउ। तो ऐसे काफी सारे एरियाज हैं। कैसे एरियाज हैं, आप लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरा ले लो, आप लोगों को पता है कि वहां पे रिसोर्स भरमार हैं। अगर हम ढूंढना चाहें, खोजना चाहें तो वहां पे रिसोर्स मतलब इतने हैं कि अगर वहां के रिसोर्स अगर निकाले जाए ना तो पूरे वर्ल्ड को, वहां की जो पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से फीड किया जा सकता है, पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से लग्जूरियस वर्ल्ड बनाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, वहां के लोग जो है वहां की इतनी चीजें उनके बारे में पहले वो ये ना कि जब पैसा कम होता है ना तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करना कम कर देते हैं। कैसे, सुनो मेरी बात। जैसे हम लोग गए किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, और हमें पता है कि हमारे जेब में सिर्फ 500 रुपए हैं। अब 500 रुपए हैं और हमें ये भी पता है क्योंकि हम उस रेस्टोरेंट में जाते रहते थे, तो हमें ये भी पता है कि जो हम लोग चीज खरीदते हैं उसका जो चार्ज है वो सिर्फ उतना ही है, मतलब 500 के अंदर अंडर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आया, मतलब उसको क्या करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर करने के लिए उसने बोला कि चलो ठीक है मैं दूसरी डिश लूंगा। अब हमें ये नहीं पता कि उस डिश का प्राइस कितना है, ठीक है, तो उस डिश का प्राइस 500 से भी ज्यादा हो सकता है। तो कहने का बेसिकली मतलब पर्पस यही है मेरा कि जब हमारे पास पैसे होते हैं ना तभी हम लोग एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम लोग जाते हैं इनोवेटिव आइडियाज की तरफ। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमेशा पता है कि आप लोगों को भुखमरी, ये सारी चीजें हमेशा शिकार उस चीज का, वो सारी चीजें होती हैं वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस वजह से वहां पे इन्वेंशंस कम होती हैं। इन्वेंशंस कम होती हैं तो क्या होता है, वहां पे जो चीजें हैं, रिसोर्स तो बेसिकली प्रॉपरली है लेकिन उनको यूज करने का मेथड नहीं पता। रिसोर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्या है, बेसिकली क्या चीजें हैं कि वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है। तो हम लोग दो तीन चीजें डिस्कस कर ली, फर्स्ट चीज और सेकंड चीज। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन, कि रिसोर्स तो है हमारे पास लेकिन उसका संरक्षण या कंजर्वेशन कैसे करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब बेसिकली हिंदी में क्या होता है, संरक्षण, यानी कि उसका बचाव कैसे करा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे आपने ये किस्सा सुना होगा कि जो गांधी जी है वो हर किसी फील्ड में जाके कुछ ना कुछ कोट देखा होगा आपने कि अगर लड़ाई के और हिंसा, मतलब अहिंसा हो, सत्य हो, सत्याग्रह हो, प्यार हो, ठीक है, ये सारी चीजों में हमेशा फार्मर्स को लेकर, मतलब किसान को लेकर, मजदूरों को लेकर, हर चीज के ऊपर लेकर गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं,
उनके कोट हर जगह मिलेंगे। लेकिन आपने सोचा था कभी कि ज्योग्राफी में उनके कोट मिलेंगे? सोचा था? नहीं सोचा होगा, बट ज्योग्राफी में भी उनके कोट है, ठीक है। एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट कोट इसमें दे रखा है, वो दे रखा है कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द एवरीवन्स नीड। जस्ट आई एम रिपीटिंग दिस, रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द everyone's need but not for the anyone's greed. Now this is the quote which is very much important and which has the very much burden in his own words. Now how? कैसे? सुनो, इसमें बोला कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर इंसान की पूर्ति के लिए प्रॉपर है, लेकिन किसी एक बंदे की अगर वो लालच में ऐड हो जाए तो वो कितना भी ज्यादा रिसोर्स हो, वो एक बंदे की लालच को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें रिसोर्स को कम से कम यूज करना चाहिए और अपनी बेसिकली जो हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है, उसको ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था कि हमें रिसोर्स को कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें इसमें दे रखी है, जैसे कि कंजर्वेशन को लेकर गांधी जी ने तो ये बोल दिया, लेकिन अगर क्या पूरे वर्ल्ड में इन सब की चीजों के बारे में कुछ बातें चल रही थी? ऑफ कोर्स चल रही होंगी। कैसे चल रही होंगी? देखो, पूरे वर्ल्ड में जब इस बात को उठाया गया कि हमें कंजर्वेशन के ऊपर आना चाहिए, किसके कंजर्वेशन के ऊपर? रिसोर्सेज कंजर्वेशन के ऊपर। तो इससे पहले एक ऐसा क्लब था जो जिसने हाईलाइट की सारी चीजें। कौन सा था? क्लब ऑफ रोम। कौन सा था? क्लब ऑफ रोम। ये पहला ऐसा क्लब था, ये पहली ऐसी सोसाइटी थी, एक तरीके से कमिटी थी जिसने किसको उठाया? इस मुद्दे को उठाया। किस मुद्दे को उठाया? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस मुद्दे को उठाया? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, किसी पूरे प्रॉपरली वे से। सेकंड टाइम क्या हुआ? एक बहुत ही फेमस राइटर है, उनका नाम सिमैच्योर करके है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल का अप्रोच एक्सेप्ट किया, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे आपको पता है कि जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, ठीक है। उनको रिसोर्स मतलब उनको नेचर से काफी ज्यादा प्रेम था। तो उनके जो प्रिंसिपल थे, गांधीयन प्रिंसिपल्स, हमने पढ़ा है ना पॉलिटी में, गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं किसमें? डीपीएसपी में। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशल वर्क, सोशल जो पब्लिक प्रिंसिपल, ये सारी जो चीजें थी उसमें हमने पढ़ी है पॉलिटी में। तो जो स्मैच्योर थे वो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या किया? गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक साथ को इकट्ठा करके उसमें रखा, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने बुक में रखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये बुक का नाम है, जिनमें उन्होंने गांधी प्रिंसिपल की अप्रोच को, मतलब देखा जाए तो ये स्मैच्योर जो है वो मतलब फॉरेन राइटर हैं, लेकिन उन्होंने गांधी जी के जो फिलोसफीज है, गांधी जी के जो आइडियालिज्म है, उनको अपने थॉट में अपनाकर उनको अपनी नोटबुक में लिखा, इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। थर्ड थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चीज से ना एक बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज निकली है जिससे हर टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी व्हाटएवर द एग्जाम इज, हमेशा उस चीज से क्वेश्चन या कहीं कुछ भी हो, हमें उससे वो वर्ड देखने को मिल जाता है। अब वो क्या चीज है? अब हम डिस्कशन में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सीरियस डिस्कशन हुआ कंजर्वेशन के, रिसोर्स के कंजर्वेशन के ऊपर, वो क्लब ऑफ रोम ने किया 1968 में। फिर थोड़े साल बाद, अब जब कोई चीज स्टार्ट हो जाती है ना, बेसिकली उसको इनिशिएट करने में काफी टाइम लगता है, काफी कसी चलती है, काफी कह सकते हैं उसको कि काफी मतलब एक तरीके से होता है ना, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद उसको करने में ना इतनी मेहनत नहीं लगती। तो इससे फिर क्या हुआ? फिर मतलब आगे जो फिलोसफर्स आए, आगे जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर बात करना, इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया। ऐसे ही करके क्या हुआ? 1974 में ये आई, 1987 में क्या हुआ? ब्रंडलैंड करके कमीशन आया, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। अब इसका जो मेन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? कमीशन रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसने क्या नाम दिया? इसने दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम दिया इसने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब आई थी? 1987 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल सतत, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? धारणीय विकास होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्स का हम कम से कम यूटिलाइजेशन करें, और उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम करें, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम सोच के चलें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी इस रिसोर्स को यूज करना है। अब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, लैंड भी रिसोर्स हो सकता है, वाटर भी रिसोर्स हो सकता है, एयर भी रिसोर्स हो सकता है, प्लांट भी रिसोर्स हो सकता है। एवरीथिंग इज अ रिसोर्स हियर व्हिच इज गोना यूज बाय एनीवन, दैट कैन बी कॉल्ड रिसोर्स, ऑलराइट। तो जो पेड़ पौधे हैं जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो किसने लगाए हैं? वो हमारे दादा परदादा ने लगाए हैं। तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि हमें बड़े होके पेड़ हमें तो छाई देने वाला नहीं, क्योंकि पेड़ हम मोस्टली 30 से 40 साल में बड़ा पूरा पेड़ बनता है।
तो तब तक तो वो बेसिकली वो खत्म हो गए होंगे। अगर वो लोग भी ऐसा सोचते तो क्या आज हमारी पृथ्वी पे प्रकृति होती, क्या हमारी पृथ्वी पे पेड़ होते? नहीं होते। ठीक है, तो वही अप्रोच क्या किया उन्होंने, उसको आगे बढ़ाया और उसको एक न्यू नाम दिया। न्यू नाम के साथ न्यू उसको एक तरीके से नई जान मिली, नई पहचान मिली। उसके बाद क्या हुआ, इसका नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और आज हम लोग इसको ध्यान में रख के आगे सारी चीजें करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को क्या किया जाता है, हर्ट किया जाता है, नेचर को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, वो क्या करती है, पूछ जाती है कि हमें क्या करना है, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ये चीजें थी। अब हम लोग लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन के ऊपर हम लोग आ गए। हम लोग देखिए लैंड रिसोर्स कि जो हमारे लैंड रिसोर्स है, बेसिकली आपको पता है कि लैंड जो है वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, हम देखेंगे लैंड रिसोर्स कि लैंड रिसोर्स बेसिकली है क्या और उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, लैंड रिसोर्स होता है क्या, हमारे इंडिया में कितना % लैंड रिसोर्स किसमें यूज होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लैंड रिसोर्स, एक बार मैं देखती हूँ वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, मैं बोले जा रही हूँ या फिर चल रही है वीडियो। आगे चलते हैं हम लोग। अब लैंड रिसोर्स, तो देखो हमारे यहाँ पे जो लैंड रिसोर्स है, बेसिकली जो लैंड है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले इसको देख लो। लैंड कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर्वत है, पर्वत है वहां पे भी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, पानी बह रहा है, पानी के नीचे भी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, घास के मैदान है वहां पे भी लैंड है, रोड बनी है वहां पे भी लैंड है, घर बना है मेरा ये भी लैंड है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो लैंड जो है वो हर चीज को हमारे क्या करती है, सपोर्ट करती है, हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है, हमारे लिविंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारी अर्थ को सपोर्ट करती है। ठीक है, एक तरीके से लैंड जो है, और कितनी % है, ओनली 30% है, 70% क्या है इंडिया पे, अर्थ पे क्या है, वाटर है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थ बेसिकली यही है कि इस पे कितना % क्या है, कैसे है। अब जब हमने इसको देख लिया, रॉक्स होता है, मिनरल रॉक्स होते हैं, रिवर होता है, ठीक है, और भी सारे ग्लेशियर्स के फॉर्म में होंगे, उनके नीचे लैंड रिसोर्स होंगे। अब ये जो लैंड रिसोर्स है अब हमने देखा, लेकिन हम इसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो लैंड है वो कहाँ कहाँ का डिवोटेड है। ऊपर पहाड़ में डिवोटेड है, नीचे थोड़ा आओगे तो मैदान में डिवोटेड है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया। नीचे आएंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहां पे भी पूरा लैंड डिवोटेड है। साइड में देखेंगे कोस्टल प्लेन्स जो तटीय मैदान है वहां पे पूरा लैंड डिवोटेड है। ठीक है, तो अगर हमने आइलैंड्स देखे वहां पे भी लैंड डिवोटेड है। तो बेसिकली लैंड जो है वो इनका अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग तरीके से, मतलब हर जगह जो है वो लैंड यानी भूमि रिसोर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक ग्राफ बना रखा है इसमें, उसको देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे जो देखा जाए तो प्लेन्स जो है यानी कि गंगा के जो बेसिकली जो मैदान है वो कितने % है, नहीं जो हमारे यहाँ पे किसी के जो हमारे यहाँ पे जो पहाड़ है, मैदान है, वो कितने, वो पहाड़ जो है वो कितने 43%, क्या माउंटेन। ठीक है, और मैदान कितने हैं 30%। ठीक है, माउंटेन मैदान। अब यहाँ पे क्या बचा, पहाड़ मैदान, अब यहाँ पे बचा प्रायद्वीपीय पठार। देखो कितना है 37, यानी कि कितना बचा 27 बचा ना। तो यहाँ पे 27% कितना है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं लैंड रिसोर्स और लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम चलते हैं लैंड रिसोर्स को। हमने देखा कि लैंड रिसोर्स बेसिकली मतलब हमारे इंडिया के रिसर्च में देखा लैंड रिसोर्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो लैंड है, जो भूमि है, वो हर जगह बेसिकली यूज की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों में पहाड़, पर्वत, मैदान, रास्ता बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, बेसिकली उसके लिए भी लैंड चाहिए ना, क्योंकि उसके दोनों स्टॉक को उसको इधर से उधर मतलब पिलर खड़े करने के लिए उसको भी लैंड चाहिए। उसके नीचे बेसिकली लैंड होगा, हर जगह बेसिकली जो होता है लैंड होता है। हम देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन, ये तो इतना ही था। अब लैंड का बेसिकली यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो लैंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है, लैंड
यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर हम लोग आते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा। लैंड यूटिलाइजेशन में पहले क्या होगा, जो फॉरेस्ट में आती है, जो लैंड किस में आती है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में आती है। दूसरी जो अनकल्टिवेबल जो लैंड है, अनकल्टिवेबल लैंड मतलब जो जहाँ पे क्या बोला, रोड्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, रोड्स बने हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, घर वगैरह बना हुआ है, उसमें क्या आएगा, अनकल्टिवेबल लैंड में आएगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा, ये होगा कल्टिवेबल लैंड। कल्टिवेबल, अब कल्टिवेबल लैंड में मतलब क्या क्या आएगा, उसमें आएगा एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। उसमें आएगा पास्चर लैंड, जहाँ पे पास्चर मतलब चारागाह जो होते हैं वो सब हो रहा है, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर, पास्चर लैंड और जो क्रॉप होती हैं, ठीक है। और इसमें जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज नहीं जो वो होती है और चार्ट्स वगैरह होते हैं, और चार्ट्स मतलब बागान वगैरह जो होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। चौथी चीज क्या होगी, इसमें फैलो लैंड आ जाएगा। फैलो लैंड का मतलब वो होता है बंजर भूमि। अब वो वाली बंजर भूमि नहीं जो बिल्कुल 7-8 साल से बंजर पड़ी, नहीं। फैलो लैंड का मतलब वो होता है, वो भूमि होती है जो सिर्फ 1 साल से कम में क्या हो रखी है, वो बंजर हो रखी है, मतलब 1 साल हुआ है बस। मतलब एक चीज होती है ना कि वो एक रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, सबके पास अपनी अपनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे हमारी बॉडी के पास अपनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ना, ऐसे हमें कोई फीवर वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग अगर दवाई ना लें तो अगले दिन क्या हो जाएगा, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर इतना सीवर नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके पास अपनी बिल्डिंग कैपेसिटी है। ऐसी हर चीज, रिवर के पास अपनी बिल्डिंग कैपेसिटी होती है। रिवर क्या करती है, जो अपने अंदर की डर्ट है, जो अपने अंदर की जो बैड पोल्यूशन है, वो क्या करती है, थोड़ा बहुत खत्म अपने आप ही खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन पोल्यूशन क्योंकि इतना ज्यादा हो रखा है तो वो बेचारी खत्म करती भी है तो बिल्कुल माइन्यूट कर पाती है, तो दिखाई नहीं देता, जबकि उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही जो भूमि होती है, जो लैंड होता है, उसके पास अपनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, 1 साल के लिए उसको रीजनरेट होने के लिए, अपने आप रीजनरेट होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है।